दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका साइंस की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है बीपीएससी हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाता है। टीआरई एग्जाम में कोई भी नए क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। वो किसी न किसी एग्जाम से, कभी इस एग्जाम से कभी उस एग्जाम से क्वेश्चन उठा लेता है। तो बिहार में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी, चाहे वो बिहार स्टेट पीसीएस की हो, बिहार पुलिस की हो, या फिर बिहार में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें साइंस पूछा गया है, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 कैंसिल पेपर में भी जितने भी क्वेश्चन आए थे अभी तक, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप टीआरई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। आज से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति यानी कि जिसे घूर्णन गति कहा जाता है बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कैसा होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूमने की गति जो है वो बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रित बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में काफ़ी कमी दर्ज की जाती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। आपसे पूछा अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा के सतह से अगर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिर रही हैं तो क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 69th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन डी। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण के ऊपर जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के नीचे जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या फिर लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावी नहीं होगा। 64th बीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगाया बल जो होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लिफ्ट का 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण है और पृथ्वी का गुरुत्व दोनों ही बराबर है, इसलिए बल कैसा होगा? शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो पंख सबसे पहले जमीन पर जाएगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर जाएगी, तीनों एक साथ जमीन पर जाएंगे,
एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। 66 बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया, साथ ही साथ यह टीआरई एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आईएमपी मार्क करिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचे हैं। यहाँ बात निर्वात की हो रही है। अगर यहाँ पे एक शब्द केवल निर्वात हटा दिया जाता तो जिसका वेट ज़्यादा होता वो पहले ज़मीन पर पहुँचता, लेकिन निर्वात में द्रव्यमान कार्य नहीं करता है, इसलिए तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? सही जवाब ऑप्शन डी, चंद्रमा से। 47 बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपके इस सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा से आती हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि वे पृथ्वी के नज़दीक हैं। गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्यों? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग के मूल माध्य मार्ग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर कोई भी वातावरण नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? उनका द्रव्यमान बदल जाता है, उनका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, ना द्रव्यमान और ना ही भार, मतलब दोनों नहीं बदलता है। 64 बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। कोई पत्थर चांद की सतह से जब लाते हैं पृथ्वी पर तो उसका भार बदल जाता है और उसका द्रव्यमान जो है वो सेम रहता है। पृथ्वी पर जाने पर चांद की सतह पर जो द्रव्यमान हो जाता है वो 1/6 हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 1/4 हो जाएगा। दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए दो पिंड हैं और ये यहाँ और यहाँ रखी गई हैं, लेकिन कहा जा रहा है इनकी दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? पानी पर जो बुलबुलों में कलरफुल प्रकाश दिखाई देता है वही पूछा है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म क्या कह रहा है, जो पानी के बुलबुले होते हैं उसमें आप लोगों ने ऐसे क्रिस्टलीय कलरफुल प्रकाश देखा होगा, उसी को पूछा गया कि ये सुंदर रंग दिखाई देता है, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का व्यतिकरण? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का व्यतिकरण। पानी में दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश के व्यतिकरण, जिसे भी इंट्राफ्रैक्शन कहते हैं, इसके कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेरी IMP क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं कि ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है, गैस से द्रव में हो रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस है मान लीजिए और गैस में परिवर्तित हो रहा है तो ऐसी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कपूर होता है। कपूर जो है ये एक ठोस फॉर्म में होता है, ये द्रव में ना चेंज होकर सीधे गैस में चेंज हो जाता है और इसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन में कोई भी वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव में बदले ही। द्रव्य के पहले तीन ही भाग थे, ठोस, द्रव और गैस। अब प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन भी हो गया है, लेकिन ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोली हो गई, और इसके कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? केसिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली का सिद्धांत। परफ्यूम की बोतलें या स्प्रे बोतलें या फिर जो विंडो क्लीनर होता है, ये सब बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती हैं।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? पानी फर्श पे फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। मान लीजिए ये कोई बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी में आप बर्फ़ का कोई एक टुकड़ा डाल देते हैं, जब ये बर्फ़ पिघलेगा तो ये बर्फ़ जो है अपने अपने आयतन के जितना ही आयतन ये जो है इकट्ठा किया हुआ है, और जब पिघलेगा तो इसी में फैल जाएगा, इसलिए उसका आकार, उसका जल स्तर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करके रखता है और बर्फ़ के टुकड़े पिघलने पर जल उसी आयतन को पूरा भर देगा, जल स्तर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंदें जो पृथ्वी पर गिरती हैं और गिरते ही कुछ इस तरह से बुलबुले के रूप में गोलाकार आकृति ले लेती हैं, पूछा है कि उसका क्या कारण है? सही जवाब पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरने पर आकृति को गोल कर लेती हैं, गोलाकार आकृति ले लेती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की? सही जवाब ऑप्शन डी शहद की। सबसे ज़्यादा सांद्रता शहद की होती है। द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही सान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की सांद्रता जो है वो पानी की तुलना में अधिक होती है। आपसे बात करें, कोई द्रव है और उस द्रव में जितना आपको गाढ़ापन देखने को मिलेगा उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। जैसे शहद जो होता है वो सबसे गाढ़ा होता है, शहद के बाद खून का देखने को मिलेगा, खून के बाद जल का, और जल के बाद वायु। वायु में कोई भी सांद्रता नहीं देखने को मिलती, या कहें ना के बराबर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? ऑप्शन, उच्च दाब के कारण पानी निम्न दाब पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, निम्न दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी से पक जाता है। 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन पहाड़ी एरिया पर ये पानी उबलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? इसको हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी इलाकों पर पानी उबलने में टाइम क्यों लगता है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तूफान या चक्रवात का आना, बारिश की संभावना, शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यंत शुष्क मौसम। बैरोमीटर जो है ये मौसम संबंधित जानकारी या वायुमंडलीय दबाव को मापने का एक यंत्र है। इससे मौसम के पूर्वानुमान को लगाया जाता है। इसके अनेक पैमाने होते हैं, जैसे बैरोमीटर में अगर ऊंचाई में अचानक से वृद्धि हुई, ये बैरोमीटर है और अचानक से ऊपर चढ़ा, तो समझ लीजिए शुष्क मौसम की ओर संकेत कर रहा है। यही बैरोमीटर जब अचानक से गिरावट आती है, एकाएक नीचे गिरता है, तो आंधी तूफान का संकेत देता है। लेकिन जब ये धीरे 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 नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की इकाई है, मापन यंत्र है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अचानक वृद्धि, इसमें अचानक हुई वृद्धि क्या शुष्क मौसम को इंगित करती है, और अचानक गिरावट, बैरोमीटर में अचानक गिरावट आए तो आंधी और तूफान को इंगित करता है। लेकिन जब ये धीरे 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 गिरता है तो वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। इसमें पूछा था अचानक वृद्धि क्या इंगित करता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, शुष्क मौसम। अगला क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये दीर्घ स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। 63 बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न से किस परास में दिखाई देता है? 100 से 400 nm यानी नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 740 से 10,000 नैनोमीटर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो कैंडेला एक समदिग्ध स्रोत जितना फ्लक्स पैदा करता है, वह है?
2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 11-12 2023 में यानी कि हाल फिलहाल पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 पाई ल्यूमेन। 8 पाई ल्यूमेन। कैंडेला क्या है? ये ज्योति तीव्रता को मापने की यूनिट है जिसे ज्योति फ्लैक्स कहते हैं। इसको ल्यूमेन में मापा जाता है। ज्योति फ्लैक्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं। और अगर बात करें कि कितना फ्लैक्स पैदा करता है तो 8 पाई ल्यूमेन फ्लैक्स पैदा करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ आने वाली संभावित क्वेश्चन भी इंक्लूडिंग है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, सही कथन चुनिए। आपके सामने कुछ कथन दिया हुआ है और बोला है इसमें से सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए हमें एक निमोनिक्स याद होना चाहिए, जिसे हम विबग्योर के नाम से याद करते हैं। विबग्योर, GYOR, विबग्योर। यहाँ से अगर आप रेड से वायलेट की तरफ जाएंगे तो आपको तरंग दैर्घ्य घटता हुआ मिलेगा, अर्थात रेड प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट से इधर जाएंगे तो आपको आवृत्ति घट जाएगी और रेड से इधर जाएंगे तो आपका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। यहाँ से आपसे पूछा है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा विबग्योर में R सबसे लास्ट में आता है, यानी कि लाल का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होगा। ये गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से ही नहीं, इंद्रधनुष के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा होता है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। विबग्योर, GYOR। आपसे पूछा है बैंगनी का हरे से ज़्यादा होता है, तो जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे तरंग दैर्घ्य घटता जाएगा, तो बैंगनी का सबसे कम होगा, ये गलत हो जाएगा। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा, बैंगनी का किसी से ज़्यादा नहीं होता, सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी प्रकाश का ही होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल या वायु? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच। प्रकाश जो गति करता है वो सबसे तेज करता है निर्वात में, फिर करता है वायु में, मतलब फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे, सेकंड नंबर पे वायु में, तीसरे नंबर पे जल में और चौथे नंबर पे कांच में। यानी कि द्रव कोई भी ठोस में, ठोस यहाँ पे कोई भी ठोस दिया हो, कांच हो, इस्पात हो, कुछ भी दिया हो, तो प्रकाश की गति जो है वो ठोस में सबसे कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश सबसे तीव्र गति किस में करता है तो निर्वात में करता है। सबसे मतलब धीमी गति जो है वो कांच में करता है, ठोस में करता है, कोई भी ठोस हो। वहीं पे अगर बात करें प्रकाश का ही उल्टा होता है ध्वनि। ध्वनि जो होता है, साउंड जो होता है, ये प्रकाश का बिल्कुल अपोजिट होता है। ध्वनि प्रकाश का अपोजिट होता है। कैसे? ध्वनि जो है ये सबसे तेज गति कहाँ पे करता है तो ठोस में करता है। ध्वनि सबसे तेज गति ठोस में करता है, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में, उसके बाद निर्वात में। प्रकाश और ध्वनि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन है, प्रकाश सबसे धीमी गति कांच में करता है, ठोस में करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन है। 66 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव है। इसे 7 रंगों में विभाजित किया जाता है एक प्रिज्म से गुजारकर। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेब्रा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, कम चमक वाला एक घोड़ा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। FL = 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, FL = 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, FL > 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी।
ये एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए यह होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने से प्रक्षेपक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी टीचर 9/10 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी बिहार में हुए किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, सभी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडिंग है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। यानी पूछा है एक वर्णी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलेगा तो इसमें से कौन सा गुण है जो नहीं बदलता। आवृत्ति, आयाम, वेग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 9/10 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन है आवृत्ति, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि पूछा निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसमायोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है और निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि निकट दृष्टि दोष इसका अपोजिट होता है। दूर दृष्टि दोष अपने का अपोजिट होता है, यानी निकट की वस्तुओं को छोड़कर और चीज़ों को ना देख पाना। निकट दृष्टि दोष में हम निकट की चीज़ों को देख लेते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं दूर दृष्टि दोष इसका अपोजिट होता है। दूर दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं, निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। बात करें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में हम किस लेंस का यूज करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष निकट में आपको अवतल और उत्तल लेंस में अवतल आ से लिखा जाता है और अवतल उत्तल ऊ से लिखा जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस जो दूर लिखा जाता है उसका प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में जो आ पहले लिखा जाता है, निकट लिखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। इस तरह कुछ निमोनिक्स के माध्यम से हम लोग दिमाग में चीज़ों को